नमस्कार दोस्तों, डेली जीएस एनालिसिस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हम लोग यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हम लोग निरंतर रोजाना जो है एक वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आशा करता हूं आपको ये वीडियोस पसंद आते होंगे और कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में एक अहम योगदान निभा रहे होंगे। सो आइए बिना देर किए आगे के हम अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर लेते हैं और जहां जरूरत पड़ेगी कोशिश करूंगा मैं आपको उसका डिटेल्ड आंसर भी बताता चलूं। सो आप आज का जो प्रश्न दिया गया यहाँ पे 42वां प्रश्न है, जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान नेपाल में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? पहला ऑप्शन है तारा एयरलाइन, दूसरा है नेपाल एयरलाइन, तीसरा है यति एयरलाइन और चौथा है बुद्ध एयरलाइन। सो आपको बताना है कि जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान जो था वो नेपाल में जो है दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यति एयरलाइन। अगला प्रश्न है, 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत किस स्थान पर था? तो 2022 से सवाल पूछा गया है करंट अफेयर का। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है 10वां, दूसरा है 12वां, तीसरा है 11वां और चौथा है 9वां। सो आपको बताना है कि 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में भारत का स्थान क्या था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है 9वां स्थान। अगला प्रश्न है, एक भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है एवं पानी छोड़ती है उसे क्या कहते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है जल विभाजक, दूसरा है आर्द्र भूमि, तीसरा है पानी का हौज या चौथा है व्यर्थ भूमि। सो आपको बताना है कि एक भौगोलिक इकाई है जो पानी को इकट्ठा भी कर रही है, उसको भंडार भी कर रही है, उसको एक जगह बचा के भी रख रही है और जरूरत पड़ने पर उसे छोड़ भी दिया जाता है, उसे क्या कहा जाएगा? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है जल विभाजक। अगला प्रश्न है, मानव विकास रिपोर्ट 2021-22 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन दिया गया है, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 में 130 से उन्नत होकर 2022 में 132 हो गई है। और दूसरा कथन है, मानव विकास सूचकांक में भारत की श्रेणी 2020 के 130 से 2022 में 132 तक गिर गई है। दो कथन दिए गए, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। पहला ऑप्शन है एक और दो दोनों, दूसरा है ना तो एक और ना ही दो, तीसरा है केवल एक और चौथा है केवल दो। सो आपको बताना है मानव विकास रिपोर्ट के संदर्भ में भारत की स्थिति के बारे में। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी डी, यानी कि केवल दो सही है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, केंद्रीय बजट 2023-24 में कुल परिव्यय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी टोटल जो एक्सपेंडिचर है उसके ऊपर में कौन सा कथन इनमें से सही नहीं दिया गया है। केंद्रीय बजट 2024 के बारे में बात हो रही है, 23-24 के बारे में। पहला कथन है ब्याज भुगतान 20%, दूसरा है सब्सिडी 9%, तीसरा है करों एवं शुल्कों में राज्य की भागीदारी 18% या रक्षा व्यय जो है 8% होगा। तो 2023-24 केंद्रीय बजट के बारे में आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सब्सिडी 9%, जो कि कथन सत्य नहीं है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहले है जनसंख्या का सिद्धांत और दूसरा है सिद्धांतों के प्रतिपादक के बारे में लिखा गया है। तो सबसे पहले है उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत, फिर सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत, तीसरा है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत और चौथा दिया गया है जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत। तो आपको बताना है कि नीचे जो कूट दिया गया है उनमें से कौन सा कथन सत्य है या सही है। तो देखिए सबसे पहले का जो हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, यानी कि उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत जो है एडविन कैनन द्वारा दिया गया है। उसके बाद जो दूसरा हो जाएगा वो है दूसरे का चौथा, यानी सामाजिक अपसमायोजन सिद्धांत हेनरी जॉर्ज द्वारा दिया गया है। उसके बाद आपका जो तीसरा होगा उसका हो जाएगा चौथा, तीसरे का हो जाएगा पहला, ये थॉमसन द्वारा दिया गया है जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, और उसके बाद जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत जो है ये माल्थन द्वारा दिया गया है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक कीटभक्षी पौधा है? यानी कि कीड़ों को खाने वाला पौधा कौन सा है आपको बताना है। नंबर 1 है
निलुम्बो, दूसरा है निक्टेथिस, तीसरा है निकोटियाना और चौथा है नेपेंथिस। सो ऐसा कौन सा पौधा है जो कीड़ों को खाता है? तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 48 है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेफेंथिस, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा मैक्सिको के बीच सीमा पर स्थित नदी है। आपको बताना है यूएस और मैक्सिको के बीच जो सीमा पर नदी स्थित है वो कौन सी है। सबसे पहला है कोलोराडो, दूसरा है अमेजन, तीसरा है मिसिसिपी और चौथा है रियो ग्रांडे। तो इनमें से कौन सी नदी है जो यूएस और मैक्सिको के बीच जो है सीमा पर स्थित है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है रियो ग्रांडे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दर्रा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सही सुमेलित है? कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। सबसे पहला है नीति उत्तराखंड, दूसरा है अघिल अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है माना हिमाचल प्रदेश और चौथा है दिपू लद्दाख। सो कौन सा दर्रा सही सुमेलित है? तो सबसे पहला जो ऑप्शन दिया गया है नीति दर्रा, ये बिल्कुल सही सुमेलित किया हुआ है। अगला प्रश्न है, पोषक स्तर बनते हैं। सबसे पहला है खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से, दूसरा है केवल जंतुओं से, तीसरा है केवल मांसाहारी जंतुओं से और चौथा है केवल पौधों से। सो पोषक स्तर जो कैसे बनते हैं, तो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबद्ध होने से। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक केंद्रीय विभाग बजट विभाग 2023-24 अनुमानित आवंटन राशि रुपए में सही सुमेलित है? सो अलग अलग राशियां दी गई हैं बजट में और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी राशि जो है सही विभाग से सुमेलित की गई है। पहला है स्वास्थ्य शोध विभाग 9,155 करोड़ रुपए, क्या ये सही है? दूसरा है स्वास्थ्य मंत्रालय 89,155 करोड़ रुपए, क्या ये सही है? तीसरा है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय 80,000 करोड़ रुपए या प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 5,000 करोड़ रुपए। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, स्वास्थ्य मंत्रालय 89,000 करोड़ रुपए की आवंटन राशि दी गई है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। संसद के सचिवालय में पदों के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? सबसे पहला कथन है, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। दूसरा कथन है, संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों का विनियमित करने का अधिकार प्राप्त होता है। अब नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन है ना तो एक और ना ही दो, दूसरा है केवल दो, तीसरा है केवल एक और चौथा है एक और दो दोनों। तो संसद के बारे में बताया गया है कि क्या जो है इनमें से जो संसद का प्रत्येक सदन का सचिवालय में सम्मिलित पदों का सृजित किया जा सकता है या संसद को अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ की सेवा शर्तों का विनियमित करने का अधिकार होता है। दोनों में से कौन से कथन सही है आपको बताने हैं। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी एक और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न है, 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में से किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 के बाद जन्मे हुए पुरुष के लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है? तो वो कौन सा देश है जिसने 25 दिसंबर 2022 से जितने भी पुरुष 2005 के बाद जन्म हुआ है जिन लोगों का, उनके लिए 1 वर्ष की सैनिक सेवा को जो है अनिवार्य कर दिया है। ऑप्शन है आपके पास, सबसे पहले अफगानिस्तान, फिर म्यांमार, फिर श्रीलंका और ताइवान। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि ताइवान। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध उपन्यास ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लेखक कौन है? तो आपको बताना है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, जिसको साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से पुरस्कृत किया गया है, इसके लेखक कौन है? सबसे पहला ऑप्शन है अनुराधा राय, फिर शोभा डे, फिर अनीता देसाई और सुधा मूर्ति। तो इनमें से किसने पुस्तक लिखी है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि सुधा राय द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? पहला ऑप्शन है mRNA, देन वायरल वेक्टर, तीसरा है टॉक्सवाइड और चौथा है लाइव अटेन्यूएटेड। तो इनमें से कौन सा टीका है
जो डिप्थीरिया से बचाता है। आपको डिप्थीरिया के बारे में बताना है यहाँ पे कि किस इंजेक्शन या किस टीके के जरिए, वैक्सीन के जरिए डिप्थीरिया से बचा जा सकता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि टॉस्ट-वाइट जो है डिप्थीरिया से बचाने वाला टीका है। अगला प्रश्न है, जलीय पौधा प्रायः जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग में लाया जाता वह कौन सा है? वह जलीय पौधा कौन सा है जिसको जल प्लावित धान के खेत में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है एंजोला, दूसरा है लेमना, तीसरा है वॉल्फिया और चौथा है ट्रापा। तो उस पौधे के बारे में बताना है जो धान की खेतों में जो है जैव उर्वरक का काम करता है। जो लोग ग्रामीण पृष्ठभूमि से होंगे वो जानते होंगे इसके बारे में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है एजोला। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन है जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है, किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति को संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा उस प्रस्ताव पर विचार कर एक खास अवधि के भीतर प्राप्त करते हैं। और कारण आर है कि राष्ट्रपति को उस राज्य विधानमंडल का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। अब नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। कूट है पहला कि ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है, और दूसरा है ए गलत है किंतु आर सत्य है। ए और आर दोनों सत्य हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या करता है, और चौथा है ए सत्य है किंतु आर गलत है। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे हंसी पैदा करने वाली गैस के रूप में जाना जाता है? कौन सी गैस है जो हंसी पैदा करती है, लोगों को हंसाती है? सबसे पहला ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन या अमोनिया। बहुत ही सिंपल सा साधारण सा प्रश्न है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे NO के रूप में भी जाना जाता है। ये जो है हंसी पैदा करने वाली गैस होती है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है, 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? सिंपल सा साधारण सा प्रश्न है। अगर आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा 1857 की क्रांति के बारे में तो आपको पता होगा। सबसे पहले दिया गया है नाना साहब, फिर उसके बाद है कुंवर सिंह, फिर हजरत महल और उसके बाद है खान बहादुर खान। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी खान बहादुर खान। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है? तो कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है आपको बताना है। ऑप्शन ए है दोहरे दंड की धारा, ऑप्शन बी है स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने से निषेध, ऑप्शन सी है यातना के विरुद्ध निषेध और चौथा है कार्योत्तर विधि। कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 का हिस्सा नहीं है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी यातना के विरुद्ध निषेध। अगला प्रश्न है, भारत में महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन दिया गया है, महान्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हत हो। और दूसरा कथन है, महान्यायवादी को उसके पद से उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जैसे कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को। अब नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला कूट है ना तो एक और ना ही दो, दूसरा है केवल दो, तीसरा है एक और दो दोनों और चौथा है केवल एक। तो आपको महान न्यायवादी के संदर्भ में प्रश्न दिया गया है, दो कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी कि केवल एक सही है। यानी कि महान न्यायवादी के पद पर ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति होगी जो कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए अर्हत हो। अगला प्रश्न है, भारत में जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्धारित किया गया है? यानी कि जनसंख्या को स्थिर करने के लिए किस वर्ष तक का लक्ष्य रखा गया है? पहला ऑप्शन दिया गया है वर्ष 2080 तक, दूसरा है वर्ष 2045 तक, तीसरा है वर्ष 2070 तक और चौथा है वर्ष 2075 तक। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि वर्ष 2070 तक। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म संविधान की अनुसूची विषय सही सुमिलित नहीं है? तो यहाँ पे एक तरफ विषय सूचियां दी गई हैं और दूसरी तरफ जो है उसके कार्य दिए गए हैं।
तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहला है 9वीं अनुसूची, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। दूसरा है 3री अनुसूची, शपथ या प्रतिविज्ञान के प्रारूप। तीसरी है 8वीं अनुसूची, भाषाओं के बारे में। और चौथा है 10वीं अनुसूची, दल परिवर्तन के आधार पर निहरता। सो आपको बताना है कि कौन सी सूची सही सुमेलित नहीं है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित नहीं है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ सतत विकास लक्ष्य है और दूसरा तरफ दिया गया है संबंधित प्रक्रियाएं। सबसे पहला है SDG 10, उसके बाद है SDG 13, SDG 14 और SDG 15। उसके बाद दूसरी तरफ जो है जलवायु क्रिया, जमीन पर जीवन, असमानताओं में कमी और पानी के नीचे का जीवन। तो आपको इनको सही ढंग से मिलाना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सबसे पहले देखिए पहले का जो है वो तीसरा है, उसके बाद पहले का दूसरे का जो है पहला हो जाएगा, उसके बाद तीसरे का जो है चौथा हो जाएगा और चौथे का जो है दूसरा हो जाएगा। सो SDG 10 जो है असमानताओं में कमी से संबंधित है। उसके बाद SDG 13 जलवायु क्रिया से संबंधित है। फिर उसके बाद SDG 14 जो है पानी के नीचे का जीवन जो है उसके बारे में संबंधित है। और SDG 15 जो है जमीन पर जीवन के बारे में संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से प्राकृतिक रेशम का एक घटक कौन है? सबसे पहला है फास्फोरस, फिर पोटेशियम, फिर नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। सो प्राकृतिक रेशम का घटक कौन सा है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है नाइट्रोजन, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा अपनी सरकार से वित्त मंत्री नदीम जहावी को हटा दिया गया था? तो वो कौन सा दोष सिद्ध हुआ था नदीम जहावी के ऊपर, जिसके कारण ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने उनको अपने पद से, वित्त मंत्री के पद से हटा दिया था? सबसे पहला है मंत्रिमंडल की गोपनीयता भंग करने का कारण, दूसरा है सेक्स स्कैंडल, तीसरा है टैक्स स्कैंडल और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो कौन सा कारण है जिसके कारण इनको हटा दिया गया था? तो वो है टैक्स स्कैंडल, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, भारतीय जैविक डेटा केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? पहला ऑप्शन है गुजरात, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है पंजाब। सो भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहां पर बनाया जा रहा है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि हरियाणा। अगला प्रश्न है, माउंट न्यूमैन निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सबसे पहला ऑप्शन है तांबा, फिर है मैग्नीज, फिर लौह अयस्क और फिर है बॉक्साइट। तो माउंट न्यूमैन किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि लौह अयस्क। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? सबसे पहला ऑप्शन है स्वैच्छिक समाज सेवा, दूसरा है किसानी खेती, तीसरी है नौकरी और चौथा है परिवहन। सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है कि वो कौन सी क्रिया है जिसमें आपको जो है पैसे की उम्मीद नहीं होती है कि जिससे पैसा आएगा। सबसे पहला ऑप्शन है स्वैच्छिक समाज सेवा, और ये करेक्ट आंसर भी, क्योंकि आप अपनी इच्छा से समाज की सेवा कर रहे हैं, तो उसमें आपके अंदर कोई ये तो है नहीं कि भाई इससे मुझे पैसे मिलेंगे या कमाई होगी मेरी। दूसरा इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? सबसे पहला है विष्णु पुराण में मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, दूसरा है वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। अब नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, दूसरा है केवल 2, तीसरा है ना तो 1 और ना ही 2 और चौथा है केवल 1। सो पुराणों के बारे में आपको बताना है कि क्या इनमें से कौन सा कथन सत्य है। विष्णु पुराण में से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, क्या ये सही है या नहीं है, या वायु पुराण गुप्त वंश की शासन व्यवस्था पर प्रकाश डालता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक योजना वर्ष को सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। सबसे पहला है सांसद आदर्श ग्राम योजना 2014,
क्या ये सही है या नहीं आपको बताना है। फिर दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना 2014, क्या ये सही है नहीं आपको बताना है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन 2015 और उसके बाद है रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम 2017। इनमें से जो करेक्ट आंसर मैच नहीं किया गया है वो है ऑप्शन सी, यानी श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूअर्बन मिशन 2015 में नहीं आया था। अगला प्रश्न है, संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने के लिए हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है संसाधन संरक्षण, दूसरा है सतत विकास, तीसरा है भविष्य के संसाधन और चौथा है खपत में कमी करना। तो संसाधनों के उपयोग तथा भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने को हम क्या कहते हैं आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, आप एक बार ध्यान दीजिए तो जो थोड़ा सोचिए इस बारे में। इस क्वेश्चन को कहा जाता है सतत विकास, इसको सतत विकास कहा जाता है। भविष्य के संसाधन नहीं आएगा, कहीं गलती से भविष्य के संसाधन पर निशान लगा दे। अगला प्रश्न है, नीचे उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों के हनन से रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में दो कथन दिए गए हैं। सबसे पहला कथन है, उच्चतम न्यायालय को यह शक्तियां प्रदत्त हैं कि वह बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परम आदेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रीट जो भी मूल अधिकारों को लागू करने के लिए समुचित हो उस रीट का प्रयोग कर सकती है। और दूसरा कथन है, संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी आधिकारिक स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालयों को दी गई इन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अब नीचे कूट दिया गया है, आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है। देखिए, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि 1 और 2 दोनों ही सही है। 1 और 2 दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आइए एक बार हम लोग। अगला प्रश्न दिया गया है, निसार उपग्रह निम्नलिखित में से किन संगठनों द्वारा उपयुक्त रूप से विकसित किया गया है। निसार उपग्रह के बारे में बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है ESA और नासा, दूसरा है रोस्कोसमोस और CNSA, उसके बाद है इसरो और नासा और चौथा है ESA और इसरो। तो निसार उपग्रह जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है इसरो और नासा द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन है, रामगंगा नदी कन्नौज के पास से गंगा नदी में मिलती है, और दूसरा है बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी से मिलती है। अब नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन है केवल 2 सही, दूसरा है ना तो 1 और ना ही 2, तीसरा है केवल 1 और चौथा है दोनों 1 तथा 2 दोनों सही हैं। सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन सी, यानी कि केवल 1 सही है कि रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी से मिलती है। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल में भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है। सबसे पहला है यूनानी, कुषाण और शक, फिर दूसरा है शक, यूनानी और कुषाण, फिर यूनानी, शक और कुषाण, और शक, कुषाण और यूनानी। तो आपको जो है इनके आक्रमण का जो कालक्रम रहा था वो शुरू से अंत तक कौन कौन से हुए आक्रमण, इसके बारे में बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है यूनानी, शक और कुषाण, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे पहले यूनानी आए, फिर शक और फिर कुषाण आए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी। सबसे पहला ऑप्शन है 1853 का चार्टर एक्ट, दूसरा है 1919 का अधिनियम, तीसरा है 1909 का अधिनियम और चौथा है 1793 का अधिनियम। सो किस अधिनियम के द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था की गई थी आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 1919 का अधिनियम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित होता है। सबसे पहला ऑप्शन है ग्लूकागान, फिर एड्रोनोलिन, फिर है इंसुलिन और फिर है एल्डोस्टेरिन। सो वो कौन सा हार्मोन है जो कि अग्नाशय के लैंगरहैंस के आइलेट की बीटा सेल द्वारा स्त्रावित होता है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि इंसुलिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है। नोबल गैस के बारे में बताना है। सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है आर्गन, फिर है एक्टीनियम, फिर है क्रिप्टन और राडॉन। तो इनमें से कौन सी गैस है जो नोबल गैस नहीं है आपको बताना है। और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
वो है ऑप्शन बी यानी कि एक्टीनियम। अगला प्रश्न है पॉप बेनेडिक्ट 16वें जिनका हाल ही में निधन हुआ है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। सबसे पहला ऑप्शन है वह जर्मनी के मूल निवासी थे, वह 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पॉप थे। अब नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। सबसे पहला कूट है एक और दो दोनों सही, दूसरा है केवल एक सही, तीसरा है ना तो एक और ना ही दो, और चौथा है केवल दो सही। सो पॉप जो है, पॉप बेनेडिक्ट के बारे में जो सही कथन रहेगा वो है ऑप्शन ए यानी कि एक और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। सबसे पहला ऑप्शन है कीट नियंत्रण, दूसरा है प्राकृतिक वास का विनाश, तीसरा है परभक्षियों पर नियंत्रण, और चौथा है आनुवंशिकता का आत्मसातकरण। जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण कौन सा है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन बी प्राकृतिक वास का विनाश। अगला प्रश्न है पौधों में लाइजम परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। सबसे पहला ऑप्शन है भोजन, दूसरा है एमिनो एसिड, तीसरा है जल, और चौथा है ऑक्सीजन। पौधों में जाइलन परिवहन के बारे में आपको बताना है कि इसके लिए जिम्मेवार कौन होता है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है जल यानी कि पानी। अगला प्रश्न है सितंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ किया गया था। सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास जो था वो कहाँ पर हुआ था आपको बताना है। सबसे पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है गुजरात, और चौथा है मध्य प्रदेश। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी राजस्थान में। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार हम लोग। फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने की कृषि विकास का श्रेय किसको जाता है। तो फिलीपींस में नारियल एवं गन्ने आपको पता है बहुत अधिक पाए जाते हैं इस समय, तो इसके जो विकास का श्रेय है वो किसको जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है हॉलैंड वासियों को, दूसरा है ब्रिटेन वासियों को, तीसरा है स्पेन एवं अमेरिका वासियों को, और चौथा है फ्रांस वासियों को। तो गन्ने की कृषि और नारियल की कृषि जो है फिलीपींस में किसके द्वारा शुरू की गई थी और जिसका श्रेय दिया जा सकता है तो वो किसको दिया जा सकता है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी कि स्पेन एवं अमेरिका वासियों को। अगला प्रश्न है भारत की प्रमुख नदियों व उनके उद्गम स्थलों को जोड़े बनाना है। सबसे पहले दी गई है नदी और दूसरी तरफ दिया गया है उद्गम स्थल। सबसे पहले यमुना है तो जाहिर सी बात है यमुनोत्री से आएगी। उसके बाद जो है कृष्णा नदी है, आपको बताना है कृष्णा कहाँ से निकलती है। उसके बाद है गोदावरी और महानदी। तो आपको पहले का चौथा मैंने सबसे पहले हिंट दे दिया है और आपको तीनों ही ऑप्शन में पहले का चौथा ही दिख रहा होगा। अब थोड़ा कंफ्यूज कर दिया मामला यहाँ पे इन लोगों ने, तो आइए एक बार ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। देखिए दूसरे का जो है कृष्णा नदी महाबलेश्वरम हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो दोनों सही हो गए। तो इसमें जो सबसे करेक्ट आंसर, सबसे करीब का आंसर दिख रहा है वो ये हो जाएगा, यानी कि सी का जो है दूसरा और डी का जो है पहला हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों में नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ है पर्वत और दूसरी तरफ है देश। तो एक तरफ दिया गया है किलिमंजारो, फिर उसके बाद है टूबकल, फिर स्टैनली और हॉकर। मोरक्को, अल्जीरिया, तंजानिया और युगांडा। आपको सूचियों का सही मिलान करना है। देखिए सबसे पहले का जो है किलिमंजारो जो है ये तंजानिया में है, ठीक है। उसके बाद जो है टूबकल जो है मोरक्को में है। उसके बाद जो है स्टैनली जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा युगांडा में, और उसके बाद हॉगर जो है अल्जीरिया में। यानी नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा झील या देश सही सुमेलित नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन है माराकाइबो वेनेजुएला, फिर मिशिगन संयुक्त राज्य अमेरिका, फिर उसके बाद है ओनेगा कनाडा और बैकॉल रूस। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है आपको बताना है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ओनेगा कनाडा सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस पुस्तक के लेखक कौन है। फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस इस पुस्तक के लेखक कौन है। सबसे पहला है वाई वेणुगोपाल रेड्डी, उसके बाद है विमल जालान, सी रंगराजन और रघुराम राजन। सो फ्रॉम डिपेंडेंट टू सेल्फ रिलायंस किसकी पुस्तक है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि विमल जालान जो है ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है
संसद में उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधित्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सबसे पहला है राज्यसभा के लिए उत्तर प्रदेश को 31 सीटें आवंटित हैं। दूसरा है लोकसभा के 80 सदस्य उत्तर प्रदेश से निर्वाचित होते हैं। अब नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। क्या केवल 2 सही है, क्या न तो 1 और ना ही 2, या केवल 1 सही है, या 1 और 2 दोनों सही है? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, यानी 1 और 2 दोनों सही हैं। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं एक बार। 51वां प्रश्न दिया गया है, कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है वह 1611 में जेम्स एक के दूत के रूप में भारत आया, और दूसरा है वह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था। अब नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला है ना तो 1 और ना ही 2, दूसरा है केवल 1, तीसरा है केवल 2, और चौथा है 1 तथा 2 दोनों। 91वें प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो है केवल 2 सही है, यानी कि वह तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञान रखता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य है? पहला है मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी, दूसरा है केवल मातृ मृत्यु दर में कमी, तीसरा है केवल शिशु मृत्यु दर में कमी, और चौथा है केवल नवजात मृत्यु दर में कमी। तो जननी सुरक्षा योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि मातृ मृत्यु दर तथा नवजात मृत्यु दर में कमी। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित होता है। सबसे पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति को, दूसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, तीसरा है प्रधानमंत्री को, और चौथा है सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश को। तो जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के एक जज होंगे, उनका त्याग पत्र इस्तीफा जो है किसको संबोधित होता है, किसके लिए दिया जाता है, कौन इसको जो है स्वीकार करेगा? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है राष्ट्रपति, यानी कि प्रेसिडेंट को। अगला प्रश्न है, संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही है? पहला है वित्त आयोग में एक अध्यक्ष तथा 6 सदस्य होते हैं, दूसरा है यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। अब नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। संघ वित्त आयोग के बारे में बात की जा रही है, तो दोनों ही कथनों को ध्यान से देखें। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि ना तो 1 और ना ही 2। अगला प्रश्न है, भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? पहला ऑप्शन है असम, दूसरा है जम्मू और कश्मीर, तीसरा है राजस्थान, और चौथा है केरल। तो आपको बताना है हांगुल नाम का हिरण जो है वह भारत के किस राज्य में पाया जाता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है जम्मू एवं कश्मीर में। अगला प्रश्न है, भारत के एक राज्य विधान परिषद के गठन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला है एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते हैं, और दूसरा है एक राज्य की विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य अवश्य होने ही चाहिए। अब नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का चयन करना है। पहला है 1 तथा 2 दोनों, दूसरा है केवल 2, तीसरा है ना तो 1 और ना ही 2, और चौथा है केवल 1। सो 96 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत एवं विकसित हुई? तो जो टप्पा शैली में गायन होता है, जो गाने टप्पा शैली में गाए जाते हैं, वो किस मुगल सम्राट के दरबार में सबसे अधिक फली फूली और विकसित हुई? सबसे पहला ऑप्शन है अकबर, फिर है शाहजहां, फिर है मोहम्मद शाह, और चौथा है जहांगीर। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से भी ये मशहूर थे। मोहम्मद शाह के समय में सबसे अधिक फली फूली। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन जिसे सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही हैं? सबसे पहला है उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं, और दूसरा है उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य नहीं होते। अब नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। 98 क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन बी, यानी कि केवल 1 सही है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए
और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ दिया गया है पुरातात्विक स्थल और दूसरी तरफ दिया गया है वर्तमान स्थान। सबसे पहले है निवासा, फिर ईसमपुर, फिर डिडवाना एंड उसके बाद है कुडियाम गुफा। आपको जो है इनको सही सुमेलित करना है, आपको बताना है कौन सा कहाँ पे आएगा। तो सबसे पहले नेवासा जो है महाराष्ट्र में आ जाएगा, उसके बाद ईसमपुर जो है कर्नाटका में आएगा, फिर डिडवाना जो है राजस्थान में आ जाएगा और गुडियाम गुफा जो है तमिलनाडु में आ जाएगी। यानी इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। आज की सीरीज का आखिरी प्रश्न, आज 100 प्रश्नों तक ही करते हैं, बाकी के 50 प्रश्न जो है कल कवर कर लेंगे। तो 100वां प्रश्न है, एससीओ फिल्म महोत्सव 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। दूसरा कथन है, एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों की फिल्में दिखाई जाएंगी। अब नीचे दिए गए कूट में से आपको सही उत्तर का फिर से चयन करना है। पहला है केवल 2 सही, दूसरा है केवल 1 सही, तीसरा है ना तो 1 और ना ही 2 और चौथा है केवल 1 और 2 दोनों। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, यानी केवल 1 सही। संघाई सहयोग संगठन की भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। तो दोस्तों आज के लिए इतने ही प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रश्न श्रृंखला पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आएगी तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को। कोशिश करूंगा मैं इससे बेहतरीन प्रश्न आपके लिए लेकर के हाजिर होता रहूं। तब तक के लिए नमस्कार।